सभी बच्चों को एक बार रोहित सर का नमस्ते। और कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा आज कक्षा 10 के बच्चों के लिए रसायन विज्ञान में उनके पहले चैप्टर को रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, आज इसी टॉपिक की हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या है और किस चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं। तो ये कक्षा 10 के बच्चों की क्लास है, यहाँ पे आपको दिया भी है। ये किसकी क्लास है बेटा? कक्षा 10 के बच्चों की है। एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, ये क्लास किसकी है बेटा? कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। और किस सब्जेक्ट की है बेटा? ये रसायन विज्ञान की है। ठीक है, ये जो फोटो आपको लगी है ये हमारे भूतप्रिय सर हैं। ठीक है, जो आपको क्या पढ़ाएंगे बेटा? फिजिक्स और मैथ के बारे में बताएंगे। और ये तो आप हमको जान ही रहे हैं। चलिए आइए हम पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते हैं। पहले चैप्टर की शुरुआत से करते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखो सबसे पहला पॉइंट आपका ये निकल करके आता है क्या, जब हम ये रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अपक्रिया वाला चैप्टर जब पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का यही निकल करके आता है कि परिवर्तन क्या है। पहला पॉइंट बनता है परिवर्तन क्या है, चेंजेस क्या है। देखो परिवर्तन जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक हम लोग का होता है बेटा भौतिक परिवर्तन, एक होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन तो दो प्रकार के होते ही हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले परिवर्तन की हेडिंग पढ़ लेते हैं, परिवर्तन है क्या। इसमें लिखा क्या गया है बेटा, जब किसी पदार्थ के, ठीक है कोई भी पदार्थ हो, उनके बेटा क्या चीज आपके ये भौतिक गुण, क्या चीज बेटा? आपके भौतिक गुण और आपके रासायनिक गुण, मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी में कोई बदलाव आपको अगर देखने को मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण मानते हैं, जैसे हमने पानी को लिया और उसको हमने फ्रिज में रख दिया, तो पानी कुछ समय बाद हमारा क्या हुआ बेटा? फ्रिज में रखने के बाद वो बर्फ का रूप ले लिया। ठीक है, और हमने क्या किया कि पानी लिया है और उसको हमने टेम्परेचर देना शुरू कर दिया है, उसको गैस पे ले जा करके रख दिया, तो वही पानी हमारा किसका रूप लेना शुरू कर दिया? भाप का, मतलब वाष्प में बदलना शुरू हो गया। तो कहने का मतलब है कि पानी की क्या हो रही है बेटा? अवस्था बदल रही है। मतलब हमारे पानी, पानी एक क्या है बेटा? पदार्थ है। तो पदार्थ की अवस्था में क्या आपको देखने को मिल रहा है? परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो ये किस क्या चीज हो गई बेटा? पानी के साथ क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। एक में आप टेम्परेचर घटा रहे हो, एक में टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने देखा बदलाव। जब आपको किसी के पदार्थ में बदलाव देखने को मिले, क्या देखने को मिले बेटा? बदलाव देखने को मिले, इसका मतलब है कि वहां पर क्या हो रहा है बेटा? हमारा परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जैसे बर्फ का जल बनना, या लोहे पर बेटा जंग लगना, या कागज का ये फटना। ठीक है, जैसे हमने क्या किया बेटा? लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहा रहता है अगर उसको हम पेंट ना करें, ठीक है, या उसको ढांक के ना रखा जाए तो कुछ समय के बाद देखते हैं कि लोहे पर जंग लग जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है और जंग कैसे लगता है और जंग का सूत्र क्या होता है। ये सारी चीजें अभी हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहले अभी हम ये पढ़ते हैं कि परिवर्तन क्या है। तो आपने यही लिखा है कि जब किसी पदार्थ के भौतिक या रासायनिक गुणों में बदलाव होता है तो उसे हम परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का जल बनना, या लोहे पर जंग लगना, या कागज का फटना, ये क्या है? हमारा एक परिवर्तन है। आगे आपने ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो भी बोला था कि परिवर्तन जो होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है बेटा? परिवर्तन के प्रकार। हमारे जो परिवर्तन के प्रकार हैं, ये परिवर्तन कितने प्रकार का होता है बेटा? हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन से परिवर्तन है? पहले नंबर पे आपने लिखा है भौतिक परिवर्तन, और दूसरे नंबर पे हमने यहाँ भी लिख करके रखा है रासायनिक परिवर्तन। ये हमारा मान लीजिए, हम इसको फर्स्ट मान लिए, इसको हमने क्या दिए? सेकंड। परिवर्तन हमारे कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। कहता है जब किसी पदार्थ के आकार, क्या चीज बेटा? आकार, चाहे आकार हो, चाहे रूप हो, चाहे अवस्था हो, में अगर परिवर्तन आपको देखने को मिलता है लेकिन उनके रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, उनका आकार बदल जाएगा, उनका रूप बदल जाएगा, उनकी अवस्था बदल जाएगी, लेकिन उनके रासायनिक गुण नहीं बदलेंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं बेटा? उस चीज को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, फिजिकल चेंजेस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके पास क्या था बेटा? बर्फ था, बर्फ का जल बनना। ठीक है, अगर जैसे हम
थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा ले आए और उसको रख दें। रखने के बाद अगर देखते हो बेटा, रखने के बाद क्या होता है, जैसे आप जब बर्फ को देखते हैं तो बर्फ जो पानी है जो बर्फ के रूप में बना है उस समय उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। लेकिन जब आप उसको एनवायरनमेंट में रख देते हैं तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर को, जहाँ पर वो बर्फ बना है उसकी तुलना में उसका टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो बर्फ क्या होता है बेटा, आपका पिघलना शुरू हो जाता है। तो बर्फ का जल बनना और बेटा जल का भाप बनना या कागज का फटना, तो ये क्या होता है बेटा, हम लोग का एक परिवर्तन तो है ही है। लेकिन जैसे कोई पेज है, पेज को आपने फाड़ दिया, ठीक है, तो उसके आकार बदल गए, उसके रूप बदल गए, कहने का मतलब उसकी अवस्था बदल गई। ठीक है, जैसे पन्ना पहले पूरा पेज था, पेज को जब आपने काट दिया, फाड़ का आधे से फाड़ दिया, तो उसका अब पेज का साइज तो अलग था, उसका रूप अलग था। कट करने के बाद उस पेज का रूप अलग हो गया। उसकी जो कहने का मतलब था आकार था, पहले तो पेज लंबा था, लेकिन अब जब बीच से आपने काट दिया तो पेज का आकार कैसा हो गया बेटा, छोटा हो गया। तो मतलब आकार में भी परिवर्तन हुआ। लेकिन पन्ने में कोई और रासायनिक गुण या पन्ना कुछ बदल करके कोई दूसरा कुछ बन गया क्या? रासायनिक परिवर्तन का मतलब जैसे हमने पेज लिया है, पेज से कोई दूसरी नई चीज बन जाए, तो ऐसा कोई आपको देखने को मिला क्या? नहीं मिला। पेज था, बस उसको हमने क्या किया था बेटा, बेस से कट किया था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हमारा क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। अब यहाँ पे दूसरे नंबर की हेडिंग जो है वो क्या कह रही है बेटा, कह रही है कि रासायनिक परिवर्तन। ये रासायनिक परिवर्तन क्या है? जब किसी पदार्थ के रासायनिक गुण बदलते हैं। क्या बदलते हैं बेटा? उनके रासायनिक गुण बदलते हैं। अगर उनके रासायनिक गुणों में आपको बदलाव देखने को मिले, उनके रासायनिक गुण बदलते हैं और नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है बेटा? नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, इस जगह पे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोई मान लो कि हमारे पास दूध था, ठीक है, क्या था, तरल पदार्थ था, दूध। अब दूध में हमने क्या किया, दूध से हमने क्या किया, उसको दही में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया बेटा, दही में। अब देखिए, दही भी दो प्रकार की बनती है। जैसे हम लोग गांव के लोग दही बनाते हैं तो क्या करते हैं, उपड़ी कंडी लेकर के एक मिट्टी के बना करके उसको रख करके उसमें क्या करते हैं बेटा, उसको वो गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद सुबह देखते हैं बहुत अच्छी दही बनती है। वो दही कैसी होती है, कुछ पीले कलर की होती है। लेकिन वही दूध को आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग मार्केट वाले होते हैं उसको फ्रिज में डाल देते हैं, तो वो दही वाइट रहती है। ठीक है, उसमें उस तरह से बनाते हैं। तो वही कह रहा है कि अगर जैसे पहले मेरे पास क्या था, दूध, दूध से अब हमने क्या किया बेटा, दही बना लिया। मतलब एक नए पदार्थ का हमने क्या किया बेटा, निर्माण कर लिया। जब किसी एक आप नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तब इसे हम बोलते हैं बेटा रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहा है, लोहे पर क्या लग जाए बेटा, जंग लग जाए। बेटा जब आप लोहा लाते हैं तो लोहे की मजबूती अलग होती है। जब लोहे पे जंग लग जाती है तो उसकी मजबूती क्या होती है, कम हो जाती है। इस तरह का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, लोहे पर जंग लगना भी हमारा एक क्या है बेटा, ये हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है। परिवर्तन के बारे में आपको समझ में आया? अगर कोई भी पदार्थ है उसकी अवस्था में या उसके रूप में या उसके आकार में आपको बदलाव देखने को मिलेगा तो भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन उसके रासायनिक गुणों में बदलाव नहीं हो रहा होगा तो उससे क्या बोलोगे बेटा, भौतिक परिवर्तन। लेकिन जब किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में बदलाव हो और किसी नए पदार्थ का निर्माण हो, क्या हो बेटा, किसी नए पदार्थ का निर्माण हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको ये दे भी दिया है। अगर आपको इससे नोट्स बनाना है तो आप आराम से नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है बेटा, चले एक बार मैं हट जा रहा हूँ। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, पूरा क्लीन है। चले आ जाओ। दूसरे नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, देखो अब यहां पर दूसरी हेडिंग हमारी ये निकल करके आ रही है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन। देखिए बेटा, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आप जानकारी में अपने रखिए, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आप अपनी जानकारी में रखिए। अगर जब भी कभी आप बोर्ड का पेपर दीजिए तो इसी तरह से लिखिएगा। ठीक है, जैसे आपको पूछ लिया कि रासायनिक अपक्रिया क्या है, तो आप रासायनिक अपक्रिया हेडिंग डाल करके वो उसकी इंग्लिश लिख दीजिए केमिकल रिएक्शन, तो नंबर आपके और अच्छे बनते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया क्या है, देखो खैर इसकी डिफिनीशन क्या है, पहले डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। इसका थ्योरी क्या है। रासायनिक अपक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अपक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। मतलब हमारा कहने का मतलब, हमने दो पदार्थों को लिया
और दो पदार्थों को आपस में मिला दिया और मिलाने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया, एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में भी आपने लिखा है बेटा, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसे क्या है बेटा, एक रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में आपने पढ़ा था कि लोहे पर जंग लगना किसका है, रासायनिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो लोहे पर जंग लगना, इसकी अब रासायनिक अपक्रिया हम आपको बताते हैं। लोहे का सूत्र क्या होता है बेटा, Fe होता है। अगर ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में और बेटा H2O नमी अगर इनकी उपस्थिति में आ जाता है हमारा कौन, Fe मतलब फेरस या लोहा, इस जब आता है तो ये बना लेता है फेरस ऑक्साइड मतलब Fe2O3 और इनटू में हम यहाँ लिख देते हैं XH2O। XH2O है तो यहाँ भी आप क्या रख सकते हैं बेटा, XH2O रख सकते हैं। क्या ये समीकरण आपको बैलेंस दिख रही, नहीं दिख रही है, इसको संतुलित कर लिया जाए। देखो ऑक्सीजन इधर 2 है, उधर ऑक्सीजन 3 है, अगर हम यहाँ 2 करें, अगर हम यहाँ 2 करें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, बट ये हमारा बैलेंस नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसी चीज को हम ऐसे लिख लेते हैं 2Fe2O3 ऐसा लिख करके इनटू XH2O ये लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो Fe की संख्या कितनी हो गई, 4, तो यहाँ क्या लिखते हैं बेटा 4Fe प्लस ऑक्सीजन 2/3 6, तो यहाँ लिखते हैं बेटा 3O2 और ये लिखा जाता है प्लस XH2O ये लिखा जाता है, ठीक है। अब ये इस चीज को हम बोलते क्या है बेटा, ये हमारा है क्या, इसे हम कहते हैं बेटा फेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं, या हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है बेटा, लोहा है, ठीक है, Fe को। और ये क्या होता है, ये हमारे जंग का रासायनिक सूत्र होता है, जंग का रासायनिक क्या होता है बेटा, आपका सूत्र होता है। ये हमारे जंग के रासायनिक का सूत्र होता है। यहां तक बातें समझ में आई। अब जंग का रासायनिक सूत्र आपको समझ में आया। देखिए अब आपने क्या लिखा था कि रासायनिक अपक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, देखो एक पदार्थ ये था, एक पदार्थ ये हो गया, एक पदार्थ ये हो गया, 2 से अधिक हो गए ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा जो बना हुआ है, ये हमारा क्या है बेटा, एक नया पदार्थ है। ये हमारा एक क्या है, नया पदार्थ है, मतलब ये जंग बन चुका है, जंग लग चुका है, ठीक है। वो जंग का सूत्र है। आपका बातें अब समझ में आ रही, ठीक है। एक नया पदार्थ बन गया, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कह सकते हैं। अब रासायनिक अपक्रिया में 2 चीजें होती है, ठीक है। एक होता है हम लोग का क्या होता है बेटा, अभिकारक होता है, एक होता है हम लोग का उत्पाद। क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, ये भी बहुत पूछता है और बच्चों को बहुत डाउट रहता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में क्या कर रहे हो बेटा, आपके भाग या हिस्सा लेते हैं। ध्यान से सुनिए, वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और यहाँ पे ये लिखा है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं सारी चीजें अंडरलाइन कर दे रहा हूं। जब कोई रासायनिक अपक्रिया में भाग या हिस्सा ले तो उसे हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। और जब कभी रासायनिक अपक्रिया में जो बनने वाला पदार्थ होता है वो या जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उत्पाद कहते हैं। बातें मेरी समझ में आ गई। एक चीज है अभिकारक और एक है उत्पाद। जो अपक्रिया के पहले, जो अपक्रिया के पहले जितने पदार्थ का आप इस्तेमाल करेंगे वो हमारे क्या होते हैं, अभिकारक। और जब अपक्रिया हो जाती है उसके बाद जो बनता है वो हमारा क्या होता है बेटा, उत्पाद होता है, ठीक है। आइए हम कुछ उदाहरण आपको इस पे दिखा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे, जैसे मैंने बेटा मान लो कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया, ये कलर आपको ठीक दिख रहा है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे, ठीक है। मान लो कि आओ दिखाते हैं। मैंने कह दिया कि यहाँ पे Mg है और ये हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है, तो ये क्या बन जाती है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो अब क्रिया के पहले ये दोनों पदार्थ आपके क्या हुए बेटा, दोनों आपस में क्रिया किए और क्रिया करने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिए। जो नया पदार्थ ये बना है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इसे हम कहते हैं उत्पाद है सर। जो आपके अपक्रिया में भाग लिए या हिस्सा लिए इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, अभिकारक कहते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? तो ये अभिकारक और उत्पाद दोनों बातें आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। क्वेश्चन और भी देख लो। जैसे मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पे Na2 है और मैं कह दूं कि यहाँ पे, एक मिनट सॉरी,
इसे आप क्या लिखेंगे, Na है और प्लस ये ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया कर रहा है, तो ये बनाता क्या है बेटा, सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, सोडियम ऑक्साइड। फिलहाल ये भी समीकरण संतुलित नहीं, ये भी संतुलित नहीं। अपने समीकरण हमने आपको संतुलित नहीं किया, ठीक है। आगे भी हम पढ़ेंगे समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं बेटा, उसकी टॉपिक हम आपको पूरा सिखाएंगे। तो अब आप हमको ये बताओ कि यहाँ पर ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है, यहाँ भी 2 है। अभी हम बैलेंस करा देंगे। लेकिन अपक्रिया के पहले जो थे, जो क्रिया कर रहे थे, उन जो भाग ले रहे थे अपक्रिया में, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, अभिकारक कहते हैं। और जो ये बन रहा है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, उत्पाद कहते हैं। इसी तरह से दूसरा और भी उदाहरण देख सकते हो। जैसे हमने कह दिया CH4 है, ये ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर रहा है और उसके बाद क्या बना रहा है बेटा, CO2 बना रहा है और ये H2O बन गया। दो चीज, और साथ में इसमें आपको क्या मिलती है बेटा, ऊष्मा मिलती है। आगे आप एक हेडिंग और पढ़ेंगे, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ये बताइए कि ये रासायनिक अपक्रिया में क्या कर रहे हैं, ये दोनों आपस में भाग ले रहे हैं। तो जब ये रासायनिक अपक्रिया में भाग ले या हिस्सा लें, तो उन्हें हम क्या कहते हैं सर, इन्हें हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे अभिकारक होंगे। और ये हमारा क्या होगा बेटा, ये हमारा उत्पाद होगा। कहने का मतलब ये हमारे प्रोडक्ट होंगे। बातें यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। अभिकारक और उत्पाद क्या है, ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। आपको समझ में आया कि अपक्रिया के पहले जो हिस्सा लेंगे उन्हें अभिकारक कहेंगे, और अपक्रिया करने के बाद जो बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, उत्पाद कहेंगे, ठीक है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे करते हैं। आप रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे करते हैं, कैसे पहचान पाते हैं कि इसमें रासायनिक अपक्रिया हो रही है, आइए देखते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया को पहचानने के लिए यहाँ लिखा है मैंने, रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे की जाती है। तो पहला पॉइंट यही लिखा है आपने, रंग में परिवर्तन। अगर कलर में कोई परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब वो रासायनिक अपक्रिया हो रही है। जैसे आप लोहा जब ले करके आते हैं, आप क्या लेकर के आते हैं, आप मार्केट से जब लोहा ले करके आते हैं तो लोहे का रंग अलग होता है, लेकिन जब उस पर जंग लग जाता है तो लोहा जो होता है अभद्र टाइप का दिखता है, ठीक है। थोड़ा देखने में भद्दा टाइप का आपको दिखाई देता है। तो उसके बेटा रंग में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो आपने लिखा है रंग में परिवर्तन होना। ताप में परिवर्तन होना, ताप में परिवर्तन होना भी क्या है बेटा, एक हमारा रासायनिक परिवर्तन है। अवस्था में परिवर्तन होना ये भी है। और गैस का निकलना, गैस अगर निकल रही है तो भी हमारी क्या है बेटा, एक रासायनिक अभिक्रिया है। कोई बच्चा कहता है कि सर कैसे गैस का निकलना हमें नहीं समझ में आ रहा है। बेटा आप ये बताओ कि मीथेन, इसे पढ़े हो भी, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनती है बेटा, CO2 बनती है और यहाँ पे H2O बनता है, ठीक है। और आपने पढ़ा कि साथ में क्या बन जाती है बेटा, ऊष्मा बन जाती है। तो जब हम मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये जो हमारा CO2 बन रहा है, ये हमारा क्या है बेटा, गैस ही तो है। तो आपने क्या लिखा है बेटा, गैस का निकलना भी क्या कहलाता है, हम लोग का रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। प्रकाश का उत्पन्न होना, प्रकाश का उत्पन्न होना, यहाँ पे देख रहे हैं इसी रिएक्शन में आपको ऊष्मा भी देखने को मिल रही है, ठीक है। जब कभी आपको एक सरल भाषा में समझाते हैं ये मेथेन क्या चीज़ है, कुछ बच्चे कहते हैं सर हम मेथेन नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। आप घर में ठंडी के मौसम में क्या करते हैं बेटा, लकड़ियों को जलाते हैं, लकड़ियों को जलाते हैं आँच सेकने के लिए, अपने हाथ को सेकने के लिए, ठीक है। क्या करते हैं, अलाव को जलाते हैं। तो बेटा जो लकड़ियां होती हैं उसमें क्या होता है, मेथेन की मात्रा होती है। क्या होती है बेटा, मेथेन उपस्थित होता है। अब देखो कोई भी चीज अगर जलती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो आग कभी लगेगी नहीं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जब हम इसको जलाते हैं, लकड़ियों को जब जलाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें से धुआं भी निकलता है। अगर गीली लकड़ियां रहती हैं तो आप जब हाथ सेकते हैं, जब हाथ को सेकते हैं तो हाथ में कुछ पसीने टाइप का आपको पानी पानी जैसा फील होने लगता है, वो H2O है। और आप जब जलाते हैं तो आरी बगल में कुछ उजाला टाइप का दिखता है, तो आपको ऊष्मा मतलब प्रकाश भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लिखा भी क्या है बेटा, प्रकाश का उत्पन्न होना। और यहाँ पे आपने एक वर्ड ये भी पढ़ा है, नए पदार्थ का बनना। नए पदार्थ, अगर हमारे किसी रासायनिक अपक्रिया में नए पदार्थ बन रहे हैं तब वो भी क्या होगी, हमारी रासायनिक अपक्रिया हो रही। अगर ये सारे फैक्टर आपको, सारे फैक्टरों में से कोई एक फैक्टर आपको देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पर हम उस
चीज को देख करके ये बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, नए पदार्थ का बनना, जैसे अभी आपने क्या पढ़ा बेटा, दुग्ध से दही, दूध से दही। आप जब दूध से दही बनाते हैं तो एक नया पदार्थ बन जाता है ये दही। तो ये आपने लिखा है कि नए पदार्थ का बनना भी क्या कहलाता है बेटा, रासायनिक अपक्रिया की पहचान बताता है। बातें यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, कुछ चीजें स्टार में लिख लीजिएगा। जब आप ये लाइन लिख लीजिएगा तो उसके नीचे ये लाइन लिखिएगा स्टार में। जैसे कोई भी चीज अगर ठोस रहती है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा, एस। अगर कोई चीज जैसे सॉलिड है, जैसे हम कह देते हैं जैसे हमने ले लिया बेटा जिडेन, जिंक है, ठीक है, और जिंक अगर मैं कह दूं तो इसको ऐसे मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब जो ये हमारा जिंक है वो किसके रूप में है बेटा, ठोस के रूप में है। अगर कोई भी पदार्थ आपका द्रव के फॉर्म में है तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, एल। उसे एल से लिखते हैं लिक्विड। जैसे हमारा मान लीजिए हमें कहीं पे लिखना होता है बेटा H2O, तो हम इसके नीचे क्या लगा देते हैं, ऐसे एल, मतलब जो हमारा H2O है वो तरल पदार्थ के रूप में है। गैस विलयन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जी का। जैसे हम कहीं पे जब CO2 लिखते हैं तो वहां पर ऐसे बेटा जी लिख देते हैं। तो ये जी का मतलब क्या है कि हमारा जो CO2 है वो क्या है बेटा, गैस है। यहाँ की जो ये नीचे आपने ब्रैकेट में जो जो ये चीजें लगा के लिखे हैं, ये पदार्थ की अवस्था को बताते हैं कि हमारा पदार्थ किस अवस्था में है। अब यहाँ पे ये भी एक चौथा पॉइंट, ये भी जरूरी है, पढ़ लीजिए इसको भी। किसी भी जलीय विलयन के लिए हम ए और क्यू का इस्तेमाल करते हैं। ए और क्यू क्या है, एक्वस। ए और क्यू मतलब एक्वस। जहां पे आपको जलीय विलयन देखने को मिलेगा वहां पर हम क्या लगा करके रखे रहते हैं बेटा, ए और क्यू। जैसे कभी आपके सामने ये देखने को मिलता है कि NaOH है और यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया ए और क्यू, मतलब ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने क्या लिया है, एक जलीय विलयन लिया हुआ है। बातें अब समझ में आ गई? तो अगर सॉलिड होगा तो एस का इस्तेमाल करेंगे, अगर तरल है या द्रव है तो हम एल का इस्तेमाल करेंगे, अगर हमारा गैस है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा, जी का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारा जलीय विलयन है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ए और क्यू का इस्तेमाल करेंगे। और आपने क्या पढ़ा, रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे करते हैं, ये हेडिंग आपकी हो चुकी है। इसमें कोई किसी बच्चे को कोई डाउट है? ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते जाइएगा। इसको नोट भी करना हो तो एक बार आप इसको, मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट पूर्ण रूप से ले लीजिए, फिर आगे की दूसरे पेज नंबर पे चलते हैं। ठीक है, चल आ जाओ। अगले नंबर की हेडिंग क्या है बेटा, रासायनिक समीकरण। यहाँ पे क्या लिखा है, केमिकल इक्वेशन। हम रासायनिक समीकरण को कैसे पहचानते हैं, ठीक है, या रासायनिक समीकरण है क्या। जब किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जो भाग लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, अभिकारक। अभी आपने पढ़ करके आया। और बनने वाले जो पदार्थ हैं जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, उत्पाद कहते हैं, को उनके रासायनिक सूत्रों में लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब हमारे रासायनिक अपक्रिया में जो भी पदार्थ भाग ले रहे हैं और रासायनिक अपक्रिया होने के बाद जो बनने वाले जो पदार्थ हैं उनको अगर हम सूत्रों की सहायता से लिख देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है बेटा, रासायनिक समीकरण कहलाता है। वही हमने लिखा है, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और बनने वाले पदार्थ को उनके रासायनिक सूत्रों में लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब अपक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, अभिकारक कहते हैं, और अपक्रिया करने के बाद जो बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल हो जाए। एग्जाम्पल बहुत छोटा सा है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मैंने कह दिया कि ये हमारा H2 है। भाई हाइड्रोजन किस अवस्था में होता है, अभी लिखते हैं, गैस की अवस्था में होता है। मान लो H2 है और मैंने कह दिया कि हमारे यहाँ पे N2 से ये क्रिया किया और यहाँ पे क्या बन गया बेटा, NH3, ये बन गया। हमने कह दिया H2 हमारा क्या है बेटा, गैस है। हाइड्रोजन भी हमारा क्या है, गैस है। और जो NH3 बना है ये भी हमारा गैस है। ठीक है, तो मतलब रासायनिक अपक्रिया में भाग कौन ले रहा है, H2 ले रहा है और N2 ले रहा है। और भाग लेने के बाद जो बनने वाला उत्पाद है वो कौन सा है बेटा, NH3 है। तो भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, अभिकारक कहते हैं। और भाग लेने के बाद जो बन जाता है, जो उत्पाद बनता है, उन्हें जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और इनको हमने क्या किया है बेटा, सूत्रों की सहायता से लिखा है। हाइड्रोजन को हमने किससे लिखा है बेटा, H2 से लिखा है। नाइट्रोजन को हमने N2 से लिखा है। और अमोनिया को हमने किससे लिखा है बेटा, NH3 से लिखा है। तो कहने का मतलब है कि जब किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जो हमारे पदार्थ हैं,
जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो भी पदार्थ भाग लिए हैं, अगर उनको आप सूत्र की सहायता से लिखते हैं और जो बनने वाले हमारे पदार्थ होते हैं उनको भी आप सूत्र की सहायता से लिखते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक समीकरण कहते हैं। बातें समझ में आ गई? आ जाइए कुछ क्वेश्चन और कराते हैं इस पे, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, आ जाओ। जैसे एग्जाम्पल में आप देखते चलिएगा, ये कलर आपको क्लियर है? कलर में कोई डाउट तो नहीं रहता ना? ठीक है, चलिए ओके। अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप बता दिया करिए। जैसे हम आपको एक सामने एक सवाल लेकर के आते हैं कि H2 है और ये O2 है और डैश करके हमने लिख दिया है बेटा ये H2O है। देखिए अभी हम आपको समीकरण संतुलित करना नहीं सिखा रहे हैं, अभी हम सिर्फ बता रहे हैं। आगे पूरी हेडिंग है, पूरी पढ़ाएंगे, आप परेशान ना होइएगा। ठीक है, तो जब आप ये ऐसा करते हैं तो क्या बनता है बेटा, यहाँ पे हमने लिखा है H2 और O2, आगे जाकर के ये हमारा बन जाता है बेटा H2। रही बात अगर बैलेंस ही करना है तो आप कर भी सकते हैं। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है बेटा, अभी रहने दीजिए, अभी इसके चक्कर में ना पड़िए। जब संतुलित समीकरण पढ़ाएंगे तो आपको एकदम पूर्ण रूप से सिखाएंगे बेटा, आप उसके लिए हड़बड़ाइए मत। ठीक है, तो यहाँ इतना याद रखिएगा, H2 और O2 मिलकर के क्या बन गया बेटा, H2O। तो ये जो अपक्रिया में भाग लेने वाले हमारे पदार्थ हैं, ये हमारे अपकारक होते हैं। अपक्रिया के बाद बनने वाले जो पदार्थ होते हैं उत्पाद होते हैं। आपने इनको क्या किया है बेटा, सूत्रों की सहायता से लिखा है। इसी तरह से अभी एक आपने ये भी पढ़ा कि N2 हो और H2 हो और डैश कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, NH3 होता है। इसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम हो, ऑक्सीजन हो और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अगर इसी तरह से हम कह दें कि बेटा हमारे पास N2 हो, ऐसा हो, यहाँ पे हमारा क्या हो बेटा, Na हो, क्या हो हमारा, Na, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनता है सोडियम ऑक्साइड बनता है। ये भी बात क्लियर हो गई आपकी? ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे हम आपसे ये कह देते हैं कि ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड और ये CH2 और ये हम कह दें कि यहाँ पे H2 है और डैश करके यहाँ पे लिख दिया जाए ये CH3 और ये CH3, ये बन जाए तो ये सब क्या है बेटा, ये एक रासायनिक समीकरण है। ये सब क्या है बेटा, एक रासायनिक समीकरण। बातें समझ में आ रही हैं तक? ठीक है, रासायनिक समीकरण है क्या है हमने समझ लिया। अब उसके बाद उसी टॉपिक में देखिए एक वर्ड और निकल करके आता है जिसको आपने पढ़ा होगा, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण किसे कहते हैं, यहाँ पे ध्यान से ये देखिएगा, शब्द समीकरण क्या है। जब किसी रासायनिक अपक्रिया में हमारे जो अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं बेटा, मतलब जो पदार्थ हैं अपक्रिया के पहले के हैं और जो अपक्रिया करने के बाद बनने वाले पदार्थ हैं, ठीक है, उनके क्या करते हैं बेटा, उत्पाद के नाम शब्दों में लिखते हैं। बहुत अच्छी, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, नाम किस में लिखते हैं बेटा, शब्दों में अगर आप लिखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, वो हमारा शब्द का समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई रासायनिक समीकरण हमें दे रखा हुआ है, ठीक है, अपक्रिया के पहले जो भाग ले रहे हैं और जो अपक्रिया करने के बाद बन रहे हैं, ठीक है, अपक्रिया के पहले भाग लेने वाले अभिकारक और अपक्रिया के बाद बनने वाले जो पदार्थ हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। उनको हमने अब की बार सूत्रों की सहायता से नहीं लिखा। अगर आप सूत्र की सहायता से लिखते हैं तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर उनको आप सूत्र की सहायता के बजाय या उनके अलावा आपने उनको क्या किया बेटा, उनके नाम से लिख दिया तो हमारा क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया भी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और मिलकर के क्या बना लेते हैं, जल। अब हाइड्रोजन क्या है, अब भाई देखो हाइड्रोजन अभी इसके पहले पढ़ा था, हाइड्रोजन H2 है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है बेटा, O2 है और डैश करके हमने क्या लिख दिया बेटा, H2O, ये है जल है आपका। जब आप इनको इनके शब्दों से लिखते हैं, इनके नाम से लिखते हैं तो शब्द समीकरण होता है। जब आप इनको अपने प्रतीक या सूत्र की सहायता से लिखते हैं तब ये हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ तक बातें समझ में। इसी तरह से हम इसको भी पढ़ लेते हैं कि जैसे ये हमारा Fe है और ये हमारा ऑक्सीजन है और जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते क्या है बेटा, Fe2, क्या बनाएंगे यहाँ पे बेटा, Fe2O3 बनता है। क्या बनता है बेटा, Fe2O3 बन जाता है, मतलब फेरस ऑक्साइड बनता है, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं बेटा, जंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम जंग कहते हैं फेरस ऑक्साइड को, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तो रासायनिक अब समीकरण क्या है और शब्द समीकरण क्या है, ये दोनों बातें आपकी क्लियर हो गई हैं, ठीक है। बाकी हम अपनी क्लास को
यहीं पे ले आकर के समाप्त करते हैं। कल इसके आगे पढ़ेंगे, देखते हैं कि कल इसके आगे हमको पढ़ना क्या है। इसके आगे हमको ये कल पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या है, हम रासायनिक समीकरणों को लिखते कैसे हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। इन सारी लोगों की चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जो हम पढ़ेंगे बेटा, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए बहुत अच्छा चैप्टर होता है। कम से कम बेटा इसमें से 3 या 4 नंबर का पेपर आता है, पेपर में 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, बाकी यहीं से हम अपनी क्लास को ऑफ करते हैं। बाकी फिर मिलते हैं आपको बेटा नेक्स्ट टर्म पे। आप ऐसे बने रहिए और जितने आपके भी दोस्त हैं, लोग हैं, उनको भी हमारा इस चैनल को बता दीजिए कि उनको भी अगर रसायन विज्ञान में कोई समस्या होती है तो इस चैनल पर आकर के वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जब हम खाली रहते हैं तो उस कमेंट को देख लेते हैं, जो आपकी समस्या होगी उस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद, जय हिंद।